नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि किशन मामा यहाँ पर अब राजीव से मिलने के लिए गए थे और वहाँ पर अब जब राजीव ने उससे पूछा था कि मुझे अंजलि के बारे में जानना है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, इसलिए अब किशन मामा ने उन्हें अपनी सारी ही बात बता दी और वो उसे सब कुछ बता देते हैं कि जब अंजलि की तबीयत बहुत ही खराब थी तब उसे 18 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला था। अंजलि ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन हाँ किस्मत इतनी खराब थी कि वो बच्चा भी किसी ने चोरी कर लिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहाँ पर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के हिसाब से भी अंजलि ने बस एक ही बेटे को जन्म दिया था। इसका तो यही मतलब हुआ ना राजीव कि डॉक्टर और उसकी पूरी ही टीम ने इन्फॉर्मेशन पूरी ही नहीं दी थी, जिसका साफ साफ मतलब है कि जिसने भी बच्चे को चुराया था उन्होंने ही शायद डॉक्टर को और उसके पूरे ही टीम को शायद कन्विंस किया होगा उन्हें सच ना बताने के लिए। लेकिन अब तुम खुद ही बताओ, भला ये कैसे हो सकता है कि लाइफ केयर हॉस्पिटल, अरे जो इतना अच्छा हॉस्पिटल माना जाता था, उसके डॉक्टर तो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ही जाने जाते हैं और उन्होंने ही पता नहीं क्यों ऐसा किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने यहाँ पर पूरी की पूरी साजिश रची है जिसके तहत ही कुछ समय काम किया था। राजीव अब यहाँ पर किशन की ये बात सुनकर राजीव अपने ही किन्हीं ख्यालों में चला जाता है। राजीव को अपने ख्यालों में देखकर अब किशन मल्होत्रा आगे कहते हैं, तुम करण से इसीलिए ही नाराज हो ना राजीव, क्योंकि उसने अंजलि की शादी मुझसे करवा दी थी। एम आई राइट या कोई और बात है? अब किशन की ये बात सुनकर अभी राजीव कोई भी जवाब नहीं देता। राजीव को कोई भी जवाब न देते हुए देखकर अब किशन फिर से कहना शुरू करते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अपने भाई को तुम समझ ही नहीं पाए हो। अरे उसने तो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे पिता अंजलि को जान से मार देना चाहते थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी और अंजलि की शादी हो, क्योंकि अंजलि उस समय किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी और तुम्हारे पिता को फिर शायद यही लगा था कि वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है, इसलिए वो किसी और से शादी नहीं कर रही और वो किसी भी हाल में तुम्हारी और अंजलि की शादी करना ही नहीं चाहते थे। इसलिए जब उन्हें पता चला था कि उनके पेट में तुम्हारा बच्चा है, इसलिए उन्होंने उन्हें मारने की भी कोशिश की। अरे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तुम दोनों एक साथ हो। अब यहाँ पर राजीव को ये सुनकर एक और झटका लगता है, क्योंकि राजीव यहाँ पर जो बात जानने के लिए आया था उसे तो किशन की हर एक बात पर झटके लग रहे थे। अब राजीव बिल्कुल एक भूत की तरह बनकर पर चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। अब राजीव को फिर से कोई रिस्पॉन्स न मिलता हुआ देखकर अब आज किशन ने भी अपने सारे ही गुस्से को निकाल दिया था जो कभी उसका राजीव के लिए भी था। अब वो कहता है राजीव करण ने जो कुछ भी किया ना वो अंजलि की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं क्यों अपने ही भाई को अपना दुश्मन मान लिया, क्योंकि जो काम करण ने किया था वो शायद ही कोई भाई किसी दूसरे भाई के लिए करता, क्योंकि जो करण ने कुर्बानी दी है वो शायद कोई दे ही नहीं सकता। तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार करना ही नहीं चाहिए था। पहले तो तुम्हारे लिए मुझे भी बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन अब तो मुझे तुम पर बहुत ही तरस आ रहा है तुम्हारी इस सिचुएशन को देखकर, क्योंकि तुम्हारे से ज़्यादा बदनसीब इंसान कोई है ही नहीं। अरे जिसने अपने इतने अच्छे भाई, देवता जैसे भाई के साथ भी दुश्मनी ले ली और जिसका प्यार इतना अच्छा था उससे भी वो दूर हो गया, तो और ऐसे इंसान के साथ अब हमदर्दी ना हो तो क्या हो। किशन अब यहाँ पर किशन के मन में जो कुछ आ रहा था वो बस अब बोलता जा रहा था, क्योंकि अब वो यहाँ पर इतने सालों से वो चुप था, वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब जब राजीव उसके सामने था और राजीव जब सामने से ही सब कुछ कह रहा था तो आज किशन भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था।
किशन अब अपनी बात को बढ़ाते हुए फिर से कहता है, तुम्हारी सोच पर मुझे तरस आता है। अरे जिस इंसान ने तुम्हारे प्यार और तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ तो तुम्हारा बेटा खो गया। तुम्हारे बेटे को ढूंढने में करण अभी तक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उन्होंने तुम्हारे बेटे को ढूंढने की कोशिश तो की थी। अरे तुमने तो उसी इंसान को अपना दुश्मन मान लिया। इवन तुमने तो उसे सबसे बड़ा दुश्मन माना। और किसके कहने पर? वो भी बस उन दो औरतों के कहने पर जो कभी किसी की सगी हुई ही नहीं। वो शीला और दमयंती। लाइक सीरियसली, अरे तुम उन दो घटिया औरतों के ऊपर इतना विश्वास कर कैसे सकते हो? तुमने उनकी बातों को सच ही कैसे मान लिया? क्या तुम्हें उनका नेचर पता नहीं था क्या राजीव? अरे वो तो तुम्हारे साथ कॉलेज में भी थे ना, तो फिर तुम कैसे नहीं जान पाए उनके बारे में? किशन मल्होत्रा की इन बातों को सुनकर अब राजीव अपने ही मन में अब यही सोचता है कि लगता है अंजलि ने अभी इसे आकाश और आलिशा के सच के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि जब यहाँ पर किशन मामा ने ये कहा कि हालांकि करण कामयाब नहीं हुआ है तुम्हारे बेटे को ढूंढने में, तो अब राजीव को एक अंदाजा लग जाता है कि किशन को अभी अंजलि के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कि अब अंजलि भी उनके बारे में जानती है। अब यहाँ राजीव अभी अपने ही ख्यालों में था कि तभी उसके कानों में अब किशन मामा की एक जोर की आवाज़ आती है, क्योंकि अब किशन मामा कहते हैं, आई थिंक मेरा अब हो गया है, इससे ज़्यादा अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा आगे का तो तुम भी जानते ही हो। इसलिए मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और हाँ, सॉरी अगर मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें वो आईना दिखाने के लिए जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। इसलिए जाने से पहले मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो तुम अभी खो चुके हो राजीव, उसे तो शायद तुम वापस नहीं पा सकते, क्योंकि अब वापस पाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा वो समय ही निकल गया। लेकिन हाँ, जो अभी तुम्हारे पास है, जैसे कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है धनंजय है, तो अगर तुम उन दोनों को फिर से पा सकते हो जैसे तुम दोनों पहले थे। ये वही लोग हैं राजीव, जिनके प्यार के लिए तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार हंसराज मारवा की हड्डियों को तोड़ा था, क्योंकि उस समय तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा भाईचारा कितना अच्छा था। तुम्हें याद है ना राजीव? या अब तुम इस लाइन में जाकर तुम ये सब फिर भूल गए हो? एक बार सोचने की कोशिश करना। ये कहते हुए ही अब किशन मल्होत्रा वहाँ से चले जाते हैं। किशन के जाने के बाद यहाँ पर राजीव अभी अपनी ही सोच में खड़ा हुआ था कि वो अभी भी उन्हीं के राजशीला और दमयंती के बारे में ही सोच रहा था कि अब वो, और साथ के साथ अब वो सोच रहा था कि अब उसे करण और धनंजय से ही इन सब के बारे में साफ साफ बात करनी होगी, क्योंकि अब इसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो मुझे वही बता सकते हैं। वैसे तो उसे आलिशा पर पूरा ही भरोसा है कि उसने शीला और दमयंती के बारे में जो भी कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था, क्योंकि जिस तरह से किशन ने भी बताया कि अंजलि का बेटा गायब हो गया था, तो अब तो मुझे पूरा शक हो रहा है। राजीव के दिमाग में अभी यही था कि अगर शीला ने उसके बच्चों को दफना दिया था तो उसके बच्चों को किसने बचाया था, क्योंकि अगर शीला उन्हें दफनाने वाली थी तो कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसने उस समय उनके बच्चों को बचाया, और उसको बचाने वाला कौन था, मुझे अब उसे ढूंढना होगा। आज राजीव अपनी ही नज़रों में इतना गिर गया था कि उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि जो बातें उसे किशन ने बताई कि धनंजय और करण तो तुम्हारे इतने सगे थे, अब उसे अपने ही किए पर अफसोस भी हो रहा था। उसके भाई ने उसके बेटे और उसके प्यार को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ कुर्बानी नहीं दी, और वही मैं जो खुद अपनी ही बेटी को मारना चाहता था। अरे मैं सच में कितना बदनसीब इंसान हूँ। अब या तो वो शीला और दमयंती अपने मुंह से खुद ही सच बताएंगी, या फिर दोनों ही अब इस दुनिया से जाएंगी, क्योंकि अब तो ये फैसला होने वाला है। वहाँ एक तरफ जहाँ पर राजीव अभी भी उसी जगह पर ही बुत बनकर खड़ा हुआ ये सब सोच रहा था, वहाँ अब तक अनिका ने भी अपनी आज की ट्रेनिंग जो कि वो किंग के पैलेस में ले रही थी वो पूरी कर ली थी। किंग अब अनिका से कहते हैं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब बहुत हो गया, और हाँ आज खाना ये लड़की मेरे लिए बनाएगी। ये बात कहते हुए किंग यहाँ पर स्टैचू की तरफ देखने लगते हैं, और अब वो स्टैचू को आगे कहते हैं कि तुम बस आज इस लड़की की मदद करना,
कल से ये हर एक काम अकेले ही करेगी, क्योंकि फिर उसके बाद कोई भी इसकी हेल्प नहीं करेगा। ये कहते हुए ही किंग अब सीधा ही एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर वो स्टैचू अब अनिका से कहती है कि जल्दी से आप भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको चेंज करने के बाद फिर 3rd फ्लोर पर आना होगा, इसलिए आप चेंज करने के बाद वहाँ 3rd फ्लोर पर ही खुद आ जाइए। ये सुनते ही अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो अपने मन में ही सोचती है कि किंग ने उसे यहाँ पर फाइटिंग टेक्निक को सीखने के लिए बुलाया है या फिर कुकिंग के लिए, क्योंकि जब किंग ने उसे खाने बनाने के लिए भी बोला तो अनिका एक पल के लिए तो शौक हो गई थी, क्योंकि अनिका को ज़्यादा कुकिंग में कुछ आता नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर किंग ने उसे बोला है तो अनिका के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और अब वो सोचती भी है कि किंग ने उसे फाइटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन अब ये खाना कहाँ से आ गया। ये सोचते हुए ही अब अनिका भी वहाँ से एलिवेटर से अपने कमरे की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने आउटफिट को सबसे पहले चेंज करना था। वहीं दूसरी तरफ इधर स्वाति और रोहित की फाइटिंग प्रैक्टिस भी अब तक पूरी हो गई थी। उनकी प्रैक्टिस पूरे होने के बाद स्वाति अब रोहित से कहती है, रोहित बहुत ही टफ फाइट दे रहे हो तुम मुझे। हाँ, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। कल से तुम्हारी वाटर फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। याद रहे रोहित, जितना वक्त तुम्हें इन फाइटिंग टेक्निक को सीखने में लगा है ना, उतना तो तुम सिर्फ वाटर फाइटिंग टेक्निक को सीखने में लगा दोगे, क्योंकि ये वाटर टेक्निक जितनी सुनने में और देखने में आसान दिखाई देती है उतनी आसान ये है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही टफ है। ये इसमें तुम्हें अपने मूवमेंट को शार्प रखना है और तुम्हें पानी की डेप्थ में अपनी सांसों को भी रोक कर रखना होगा, क्योंकि यही इसका प्रोसीजर है। और पानी की सरफेस पर तो तुम्हें अपनी बॉडी के वेट को भी मेंटेन कर रखना होगा, ताकि तुम उसके ऊपर चल सको। स्वाति मल्होत्रा की सारी ही बातों को रोहित अच्छी ही तरह से सुन रहा था, इवन साथ के साथ समझ भी रहा था। वहाँ अब तक एनी और जॉन ने भी अपनी सबकी ही प्रैक्टिस को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन आज पहला दिन होने की वजह से कोई भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सब थे तो नॉर्मल इंसान ही। बस एक करण गुलेरिया के मूव्स ही सही आ रहे थे। करण गुलेरिया आप सभी से ही कहते हैं आगे का कल करें। इस बात पर अब रोहित यानी कि जॉन कहता है कि नहीं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे ख्याल से हमें कुछ देर के ब्रेक के बाद फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज ये तो आप भी देख रहे हो कि सभी अभी इसे ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अभी सीखने में और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, अरे नहीं, एक तो ये आ भी नहीं रहा है, क्योंकि हम कब से ही ट्राई कर रहे हैं इसे सीखने का, और ये फालतू का टाइम वेस्ट करने का मेरे ख्याल से कोई मतलब भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो हमें कैप्टन सुजैन के प्लान के हिसाब से ही चलना चाहिए, मुझे तो उसी का प्लान ही ठीक लगता है। इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ से फिर से अपनी टांग को बीच में अड़ाते हैं। इंस्पेक्टर विकास की ये बात सुनकर अब भूमिका ने उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारा और उसे मुंह पर एक जोर का पंच मारते हुए फिर कहती है, कॉलेज में तुम्हारे साथ क्या हुआ था याद तो है ना? अरे थोड़ा सा सीख लो, खुद को प्रोटेक्ट तो कर लोगे कम से कम, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हर बार तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तुम सीधा ही परलोक ही सिधार जाओ। भूमिका की ये बात पर अब सभी जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ भूमिका अब इंस्पेक्टर अब्बास की तरफ देखकर कहती है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि इस इंसान ने दिल्ली पागल खाने का मिशन कैसे सोल्व कर लिया। ये कहते हुए ही भूमिका अब अपने पैर पटक कर वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास अपनी हरकतें कर रहे थे उसे देखकर तो और उन्हें समझकर तो भूमिका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इंसान कोई भी मिशन को पूरा कर सकता है। लेकिन ये उसे अभी तक उस मिशन के बारे में कुछ भी सच्चाई पता ही नहीं थी, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी और उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था इन सब बातों को सुनने की।
यहाँ पर अब अर्जुन सिंह अब इंस्पेक्टर विकास को उठाते हुए ही कहता है कि आप ठीक तो है ना, क्योंकि भूमिका ने जैसे उसे पंच मारा था वो नीचे जमीन पर गिर गए थे, इसलिए अब वहाँ पर अर्जुन सिंह उसे उठाते हैं। करण गुलेरिया भी अब सभी से ही कहते हैं चलिए अब सब फ्रेश हो जाइए। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं रिया अब अपने फ़ोन पर एक वीडियो कॉल से प्रिंसेस लतिका से अब बात कर रही थी। लतिका जो कि लंच कर रही थी और वो अब रिया को बता रही थी कि वो आज बॉइल्ड वेजिटेबल्स और एक्जोटिक सलाद खा रही है, क्योंकि यहाँ पर धनंजय को वही पसंद था। डाइनिंग टेबल पर वो सभी देखकर अब रिया कहती है पता नहीं कैसे कैसे ये सब कोई खा लेता है, भला ये सब भी कोई खाने की चीज़ है क्या? अरे मुझसे ये सब नहीं खाया जाता, क्योंकि मुझे ये सब वेस्ट लगता है। इस बात पर अब लतिका कहती है अरे रिया मुझे भी मरवाओगी क्या? अरे यार थोड़ा सा धीरे बोलो, वरना अगर बड़े मामा सुन लेंगे ना तो वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं तो मुसीबत हो जाएगी, और फिर तुम अपना भी सोचना। लतिका की ये बात सुनकर अब रिया कहती है हम तो दादू से नाराज़ हैं, अगर वो सुन भी लेंगे तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दादू ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि दादू हमसे बिना मिले ही, हमें बिना बताए ही वहाँ से राजमहल में के लिए चले गए। अरे हम तो सो गए थे, उन्होंने तो हमें उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो तो हमारी जैसे ही आँख खोली तब हमें पता चला कि दादू तो यहाँ से चले गए हैं, इसलिए अब हम उनसे नाराज़ हैं, हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे। रिया की इस बात पर अब लतिका कहती है अरे तुम तो सो रही थी ना, और हमें भी हमारी रानी माँ ने उस वक्त उठा दिया था, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो कि मैं भी तभी ही सो गई थी। हम तो बस से उतरकर जब अपनी कार में बैठे थे तो हम दोबारा भी सो गए थे। यहाँ लतिका को लंच के टाइम पर फ़ोन पर बात करते हुए देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं बेटा इट्स नॉट अ गुड फॉर हैबिट, पहले आप लंच फिनिश कीजिए, इसके बाद ही आप अपने फ़ोन पर बात कर लीजिएगा, क्योंकि एक टाइम में एक ही काम को करना चाहिए। अब ये सुनते ही अब लतिका कहती है ओके बड़े मामा। ये कहने के बाद अब लतिका रिया को बाय बोलकर फ़ोन को रख देती है, और वो अब पूरे ही फोकस के साथ अब अपना लंच एंजॉय करने लगती है। यहाँ पर अभी आलिशा अब धनंजय से कहती है मामा जी वो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ईगल के साथ, तो उसी सिलसिले में हमें उस गाँव में जाना है। उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आलिशा की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है क्या ज़रूरत है आपको याद तो है ना कि लास्ट टाइम वहाँ पर क्या सब कुछ हुआ था, उसके बाद भी तुम सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब धनंजय अब बड़ी रानी की तरफ देखते हैं और कहते हैं पहले अभी लंच फिनिश कर लो, क्योंकि अभी खाना खाते टाइम कोई भी नहीं बोलेगा, और इसके बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे आखिर कैसा है ये मिशन, कैसा है ये प्रोजेक्ट। यहाँ धनंजय पीरामल अब लतिका से कहते हैं वैसे आपके हॉबीज क्या क्या है, मेरा मतलब है कि आपको क्या क्या पसंद है। यहाँ पर लतिका अब धनंजय पीरामल को अपने बारे में बताने लगती है, तो वहीं अब धनंजय पीरामल का फ़ोन अब बजने लगता है। जैसे ही अब धनंजय अपना फ़ोन देखते हैं तो उस पर अब रिया कॉल कर रही थी। अब तक सभी ने ही अपना लंच ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। जहाँ पर आलिशा और बड़ी रानी खाना खाने के बाद अंदर चले गए थे, तो वहीं धनंजय पीरामल अपना फ़ोन उठाकर अब रिया से बात करते हैं कि जैसे ही अब वो अपना फ़ोन उठाते हैं तो वो सबसे पहले रिया से कहते हैं कैसे हो बेटा तुम, और तुम्हारे दोनों भाई कहाँ पर हैं? अपने दादू के इस सवाल पर अब रिया कहती है यही है दादू, वो दोनों चेस गेम खेल रहे हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहते हुए ही रिया बैक कैमरा ऑन कर देती है, तो धनंजय पीरामल को आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही इतना कंसंट्रेशन के साथ गेम खेलते हुए देखकर अब धनंजय पीरामल के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। रिया अब अपने फ़ोन को अपने भाइयों के पास लेकर जाती है और अब वो कहती है देखो दादू तुम दोनों को देख रहे हैं। जैसे ही रिया ने ये बात आर्यन और अलेक्जेंडर को कही तभी वो दोनों भी अब फ़ोन की तरफ देखने लगते हैं, तो उन्हें रिया के फ़ोन की स्क्रीन पर अब धनंजय पीरामल और उनके साथ साथ अब्दुल लतिका ये दोनों ही दिखाई देते हैं।
रिया रिया अब अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर देती है। रिया अब धनंजय से कहती है कि हम आपसे बहुत ही नाराज हैं दादू। आप हमसे बिना मिले कैसे चले गए? भला आप हमसे बिना मिले कैसे जा सकते हैं? मैं अब आपसे बिल्कुल भी वैसे बात नहीं करूंगी। रिया की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि बेटा मुझे तो यहाँ पर आना ही था। आखिर ये मेरा घर जो है, क्योंकि आप भी तो अपने घर पर रहना पसंद करते हैं, तो मेरा घर ये है। इस बात पर अब आर्यन कहता है इसका मतलब कि ये क्या आपका घर नहीं था दादू, जहाँ पर आप रह रहे थे हमारे साथ? आर्यन की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वो भी मेरा ही घर है और ये भी। अच्छा ये बताओ, छोड़ो इन सब बातों को, क्या आप सभी ने लंच किया? इस बात पर अब तीनों ही बच्चे कहते हैं अभी नहीं दादू, बस थोड़ी ही देर में हम लंच के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं ये बहुत ही गलत बात है। आप सभी को टाइम पर ही लंच करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए। और अगर समय देखा जाए तो आज तुम लंच के लिए लेट हो। इससे पहले कि बच्चे अपने दादू की बात का कोई भी जवाब देते कि तभी उनके रूम के दरवाजे को अब किसी ने नॉक किया। अब जैसे ही दरवाजा नॉक होता है तब अलेक्जेंडर कहता है मैं देखता हूँ। ये कहते हुए ही वो अब उठकर दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देता है, तो सामने वहाँ पर दरवाजे पर अपनी दादी माँ को देखकर अब अलेक्जेंडर कहता है आइए दादी माँ। और ये सुनते ही अब आयशा मारवा भी अंदर आकर अब बच्चों से कहती है चलो बच्चों जल्दी से लंच करने के लिए चलो, आपके नानू आपको लंच पर बुला रहे हैं। ये कहते हुए ही आयशा की नज़र अब सामने रिया के फ़ोन स्क्रीन पर जाती है, तो सामने उसे धनंजय और लतिका दोनों ही दिखाई देते हैं। जैसे ही आयशा मारवा अभी अब लतिका को दिखाई देती है तो अब लतिका कहती है हेलो दादी माँ, आप कैसी हो? लतिका के इस सवाल पर अब आयशा मारवा कहती है हम अच्छे हैं बेटा, आप बताओ आप कैसे हो? इस बात पर अब लतिका कहती है हम भी बहुत ही अच्छे हैं दादी माँ। अभी मैं और बड़े मामा हमने लंच फिनिश किया है। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने टाइम से लंच फिनिश किया। लतिका आप अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ दीजिए। वो क्या है ना कि आपने तो लंच कर लिया है, लेकिन रिया ने अभी तक लंच नहीं किया है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर कोई बेसब्री से रिया का इंतज़ार कर रहा है। अपनी दादी माँ की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कौन इंतजार कर रहा है दादी माँ? अब रिया बड़ी ही एक्साइटेड होकर अब आयशा मारवा से ये पूछती है कि कौन है दादी माँ वहाँ पर? इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है आपकी बड़ी मामी ने आपके लिए आपके फेवरेट पास्ता विद वाइट सॉस बनाया है, इसलिए वो पास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। ये सुनते ही अब रिया एकदम से ही खुश हो जाती है और अब वो लतिका को और अपने दादू को बाय बोल देती है। तो यहाँ पर अब लतिका भी बाय बोलकर फ़ोन को एक साइड रख देती है। वहाँ धनंजय पीरामल अब लतिका से कहते हैं चलो हम भी चेस गेम खेलेंगे। इस बात पर अब लतिका कहती है लेकिन बड़े मामा हमें तो वो खेलना ही नहीं आता है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं आप चलिए ना हमारे साथ, हम आपको सिखा देंगे अगर आपको आता नहीं है तो। वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में अब तक लंच के लिए सभी नीचे आ गए थे। वहाँ टेबल पर बैठकर करण गुलेरिया अब अंजलि मामी से कहते हैं किशन कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है वो तो मुझे पता नहीं, बस उनका मैसेज आया था कि वो किसी जरूरी काम से किसी से मिलने के लिए गए हैं। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कब तक आएगा, क्या कुछ बताया उसने? इससे पहले कि वो और कुछ भी कहते उस बात पर अब अंजलि मामी कुछ नहीं कहती। तभी सभी के ही कानों में अब किशन मामा की आवाज़ आती है कि मैं तो आ गया हूँ। क्या बात है, मुझे याद किया जा रहा है? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं जल्दी से जाकर पहले फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, खाना खाते हैं सभी साथ में। और अभी ही सभी लंच करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। किशन मल्होत्रा भी अब सभी से कहते हैं बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ। यहाँ पर अब क्रिश भी जल्दी से अपना लंच फिनिश कर रहा था। उसे ऐसे जल्दी में खाना खाता हुआ देखकर अब अंजलि मामी कहती है ये क्या कर रहे हो क्रिश, आराम से खाओ, खाना कहीं भागा हुआ नहीं जा रहा है। इस बात पर अब क्रिश कहता है अरे नहीं माँ, वो आज से कार रेसिंग की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। आप खुद ही सोचिए ना कि जब प्रैक्टिस ऐसी दमदार होगी तो कार रेसिंग कैसी होगी। इसलिए मुझे बस उसी के लिए ही निकलना है। और मैंने तो सुना है कि कार्तिक भी इंडिया से यहाँ
पेरिस आ गया है इस कंपटीशन के लिए और मैं उससे मिलने का मौका नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है लेकिन फिर भी पहले आराम से खाओ क्योंकि खाना कहीं फंस जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभी बूढ़े किंग के पैलेस में स्टैचू ने अनिका को एक एक चीज़ें बता दी थी कि किंग को क्या क्या पसंद है और क्या नहीं और कितना पोर्शन वो खाते हैं, इसलिए अनिका को कितना पोर्शन बनाना होगा सब कुछ स्टैचू ने अनिका को समझा दिया था। यहाँ किचन में आने के बाद तो अनिका को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं वो सच में कहाँ पर आ गई है। वो वहाँ पर कुछ भी मॉडर्न नहीं था, वहाँ पर वैसा ही किचन था जो कि कभी पुराने समय में लोगों का होता था। वो सब देखकर अब अनिका उस स्टैचू से कहती है अगर मैं खाना बनाने लगी तो पता नहीं मुझे यहाँ पर कितना ही टाइम लगेगा। इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है खाना बनाने के बाद आपको इस किचन को साफ भी तो करना होगा क्योंकि सिर्फ खाना बनाने पर ही आपका काम खत्म नहीं होता। और हाँ, आज के लिए मैंने हर्ब्स और स्पाइसेस को लेकर आ गई हूँ, कल से आपको खुद जाकर ही इन्हें लाना होगा। आई होप जो बुक आपको किंग ने युवराज के हाथों भिजवा दी थी उसे आपने अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा। मेरे ख्याल से अब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद से ही सब कुछ कर लेंगे। और हाँ, आप अच्छा खाना बनाइएगा वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका बनाया हुआ खाना छोटे युवराज के पेट एनिमल को खिलाना पड़े। ये सब कहते हुए ही वो स्टैचू वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अनिका अब अपने काम में लग जाती है तो वहीं अब स्टैचू एलिवेटर से सीधा ही अब टॉप फ्लोर पर जाने लगती है। किंग के रूम में जाने के बाद अब वो स्टैचू अब किंग से कहती है कि किंग, अनिका मैडम की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे खाना बनवा रहे हैं, लेकिन सच तो ये बात है कि आप तो खुद उन्हें तैयार कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। स्टैचू की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं तुम्हारे युवराज उस औरत से मिल चुके हैं, लेकिन क्या वो जानते हैं कि वो औरत कौन है? इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है मुझे नहीं लगता है कि युवराज को वो उस औरत के बारे में वो कुछ पता होगा, लेकिन हाँ, युवराज उस औरत से मिलकर इतना ज़रूर समझ गए हैं कि मनाली में जाने के बाद उस किताब को हासिल करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो अब युवराज भी जान चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी स्वाति की गुफा में स्वाति ने रोहित को अपनी लिखी हुई एक किताब दे दी थी जिसमें वाटर फाइटिंग टेक्निक के बारे में सब कुछ ही लिखा हुआ था, जिसको पढ़ने के बाद रोहित की थोड़ी सी उस टेक्निक को सीखने में उसे आसानी होती। इसलिए रोहित भी अब बड़े ही ध्यान से अब उस बुक को पढ़ रहा था ताकि वो भी जल्द से जल्द इस टेक्निक को अच्छे से सीख ले और वो अपनी फाइटिंग टेक्निक को जल्द से जल्द कंप्लीट करे, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने उसे पहले ही बताया था कि ये टेक्निक बहुत ही टफ है। तो वहीं बूढ़े किंग अब स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं हाँ मैडम, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि अगर रोहित सर इतनी अच्छी फाइटिंग टेक्निक को जानते हैं तो वो मेरे साथ ऐसी प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है तुम रोहित मारवा को सिखा रहे थे, मैं किंग को सिखा रही हूँ, इसीलिए क्योंकि जब रोहित बूढ़े किंग के साथ फाइटिंग सीख रहा था तो उसकी फाइटिंग स्किल्स थी तो तब भी अच्छी, लेकिन वो इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब बूढ़े किंग ने स्वाति मल्होत्रा के साथ रोहित को फाइट करते हुए देखा तो वो स्वाति मल्होत्रा को पूरी की पूरी टक्कर दे रहा था। इसलिए अब उसे लगता है कि कहीं उस समय रोहित जानबूझकर तो उसके साथ ऐसा नहीं कर रहा था, इसलिए उसके दिमाग में ये बात खटकी हुई थी। इसलिए सीधा ही अब बूढ़े बाबा अब स्वाति मल्होत्रा से इस बात को पूछते हैं।